हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो इसमें दो फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है हेरिडिटी, सेकंड है एनवायरनमेंट। Both together affect a child's personality, intelligence, behavior and growth। जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, ये दोनों मिलकर बच्चे की पर्सनैलिटी हो गई, इंटेलिजेंस, बिहेवियर और वृद्धि, इन सब को प्रभावित करते हैं। तो अब बात करते हैं हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम होता क्या है। हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन of traits and characteristics from parents to children through genes। यानी जो हेरिडिटी होता है एक गुण और विशेषताएं होती है जो बच्चे से यानी बच्चों को अपने माता पिता से मिलती है। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू मिलती है। जैसे कोई बच्चा है, इसकी हाइट कितनी गई है वो इसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। उनकी आई कलर मदर या फादर से किससे मिली है, स्किन कलर हो गया, हेयर टाइप हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जो भी जीन्स के थ्रू मिला है वो हेरिडिटी में चला जाता है। जैसे आप हो, आपकी कितनी हाइट है वो आपकी मम्मा या पापा पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मम्मा लंबी है तो आप भी लंबे होगे, आपके पापा लंबे हैं तो आप भी लंबे होगे। अगर दोनों हाइट में कम है तो आप भी कम होगे। तो ये हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी गिव्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो हेरिडिटी होती है विकास को एक मूल संरचना देती है। जैसे जो ट्रेट्स आर ट्रांसफरेड थ्रू जीन्स, जितने भी ट्रेट्स होते हैं यानी गुण वो जीन्स के ही माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं एक से दूसरी जगह। जैसे हेरिडिटी के द्वारा जो भी गुण पेरेंट्स में होते हैं वो हमारे में आते हैं। ये शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे इसमें हेरिडिटी में किसने कौन कौन थिंकर रहे हैं, किसने अपने विचार दिए हैं। इसमें मेंडल ने दिया है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स और आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। दूसरी बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन है, जिन्होंने बिलीव्ड इंटेलिजेंस इज हेरिडिटी, यानी उन्होंने बुद्धि को मुख्य रूप से बताया है कि जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम से ही प्रभावित होती है, यानी वंशानुक्रम से ही आती है। इसमें आपको दो नाम याद रखना है, मेंडल और गाल्टन। ये आप देख सकते हो। जैसे जो हेरिडिटी होती है इसमें कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जिसमें जीन्स और डीएनए आ जाता है जो कैरी करता है बेसिक ऑफ इन जो भी इनहेरिटेंस हमें मिलता है वो, और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड जैसे फिजिकल हो गया या पेरेंट्स से जो भी ऑफस्प्रिंग हुआ है लक्षणों का संचरण वो आता है। और हेरिडिटीज इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, इसमें नेचर और नर्चर की बात होगी, अभी हम आगे डिबेट करेंगे इसकी। तो जो नेचर होता है इसका मतलब हेरिडिटी होता है, और जो नर्चर होता है इट्स मीन्स इन्वायरमेंट, पर्यावरण। और इसमें एक क्रोमोजोम वाली भी थ्योरी होगी, जिसमें जो 23वां होता है क्रोमोजोम वो डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट। Environment means all external condition affecting the child after birth। यानी पर्यावरण का अर्थ है कि जो भी हमारी बाहरी स्थितियां हैं वो जन्म के समय बच्चे को प्रभावित करती है। जैसे बच्चे किस इन्वायरमेंट में रहता है, वो क्या सीखता है अपने इन्वायरमेंट में। अगर बच्चा ज़्यादातर अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है, पोषण वाले इन्वायरमेंट में जहाँ उसको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, सकारात्मक विचार होते हैं, तो बच्चे पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे किसी लड़ाई झगड़े वाले माहौल में रहेगा तो बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो भी नेगेटिव अफेक्ट करेगा। जैसे इसमें देख सकते हो आप, जैसे इसमें इन्वायरमेंट में दिखा रखा है कि जो इन्वायरमेंट है इसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम आ जाता है। फूड चेन होता है, इसमें एक जो जैसे एक पत्ता या पौधा है उसको हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया, तो ये एक इकोसिस्टम फूड चेन चल रहा है। इसमें
बायोसाइकिल भी चलता है, बायोडाइवर्सिटी चलता है, जैविक अजैविक घटक भी होते हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट के ही टाइप्स हैं। हम आगे थोड़ा ब्रीफ करके पढ़ते हैं। जैसे जो इन्वायरमेंट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और थर्ड है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। पहले बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है। यानी जो भी भौतिक चीज़ जो हमें दिख रही है, जिसको हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं, जैसे होम हो गया, स्कूल हो गया, फूड हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट की। तो सोशल इन्वायरमेंट में जो भी हम सोसाइटी से संपर्क कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी में फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, ये सब आ जाता है। तो इसी को ही सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें हमारे मन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे लव हो गया, मोटिवेशन हो गया, इमोशंस हो गए, ये आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्स और जेंडर क्या होता है। इनमें कुछ मेंस डिफरेंट होता है, अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे जो सेक होता है ये बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी जैविक पहचान, यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। यह इंसान की शारीरिक और प्राकृतिक संरचना को दर्शाता है। जैसे मेल फीमेल का जो संरचना है प्राकृतिक रूप से, इसमें वो आ जाता है। जैसे अगर एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल। तो जो भी वो बनावट है, जैसी शेप है, वही सेक्स में आता है। अब इसकी श्रेणी में बात करें तो इसमें मेल या फीमेल में बांटा जाता है। जैसे एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, और जो 23वां पेयर होता है वो ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं उसको, वही डिसाइड करता है मेल होगा या फीमेल होगी। तो ये प्रकृति द्वारा तय होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो जेंडर है ये इसका अपोजिट है। जो जेंडर होता है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी समाज ने क्या बनाया है, किसी की भूमिकाएं क्या हो गई, उनके बिहेवियर, उनके एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, ये दर्शाता है जेंडर। जैसे एक फ़ीमेल है, फीमेल से उम्मीद की जाती है कि वो घर पे रहे, खाना बनाए, ये सब तो ये सोसाइटी ने बनाया है, तो ये जेंडर में आएगा। मेल है, मेल कभी रोता नहीं है, ऐसी धारणा होती है, तो वो जेंडर में आती है, जिसमें संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक नियम पर आधारित होता है जेंडर। इसमें जो मैन या वुमेन है या ट्रांसजेंडर है या कोई भी हो, उनकी पहचान आती है कि वो है, ये है तो क्या काम करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, क्या उनका रोल होगा सोसाइटी में, ये जेंडर में आता है। ये समय और जो भी टाइम टू टाइम होता है, जैसे लोग बदलते रहते हैं, वैसे ये भी जेंडर भी बदलता है। समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, तो समाज के हिसाब से बदलता है। जैसे आप पहले देख सकते थे कि पहले टाइम में लड़कियों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो स्कूल भी नहीं जाती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करती, उनका इतना अलाउड नहीं था। लेकिन अब लड़कियां पढ़ती हैं, तो ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जेंडर में ही आएगा कि उनकी सामाजिक पहचान कैसी है। इसमें मैंने एक सेक्स जब समझा रही थी तो इसमें 2 सिंड्रोम है, एक ट्रिसोमी 21 और एक है टर्नर सिंड्रोम। तो ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रिसोमी 21 सिंड्रोम होता है, इसका दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम है। ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे के शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसमें 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ होती हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है तो उसमें क्रोमोसोम 21 की 2 कॉपीज़ होती हैं, लेकिन जो ट्रिसोमी 21 है उसमें 3 कॉपीज़ हो जाती हैं, यानी एक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो इसी को ट्रिसोमी 21 सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इसके लक्षण होते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी आंखें हल्की तिरछी हो जाती है, उसकी हाइट नहीं होती, यानी वो बौना होता है, और उसको बोलने में, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है। और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें बात करते हैं, ये ज़्यादातर ओनली इन फीमेल में होता है। फीमेल्स में जो जैसे फीमेल्स में क्रोमोसोम XX पाया जाता है,
लेकिन जब एक्स क्रोमोसोम कम होता है तो उसमें टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। अब बात करते हैं सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। जो सेक्स है ये प्राकृतिक और शारीरिक है, यानी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो नेचुरली मिला है ये वही है। और जो जेंडर है ये सोसाइटी में क्या है, लोगों की क्या मानसिक स्थिति है, इसका मुख्य रूप सामाजिक और मानसिक होता है। लेकिन जो सेक्स होता है जन्म से ही प्रकृति द्वारा मिलता है, लेकिन जो जेंडर है ये समाज में परिवेश द्वारा मिलता है, जिस परवरिश में हम रह रहे हैं, जैसे हमारी परवरिश हो रही है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो वो लोग रोल व्यवहार एक्सपेक्टेशन, उनकी रोल व्यवहार एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है जेंडर। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कपड़े पहनने का तरीका हो गया, घरेलू का काम हो गया कि लड़कियां तो सूट सलवार पहनेंगी या फिर ढके हुए कपड़े पहनेंगी, घर का काम करेंगी। लड़का है तो बाहर का करेगा। ये जेंडर का एग्जाम्पल है। सेक्स का एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जब किशोरावस्था एज में चले जाते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, दाढ़ी आना बॉयज़ में, या फिर जब लड़का लड़की का जन्म होता है तो जिस पार्ट से पहचान होती है कि लड़की है लड़का है वो होना, जब उसको हम चेंज नहीं कर सकते तो वो सेक्स में आता है। अब इनकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जो सेक्स है ये पूरी दुनिया में एक समान रहता है, यानी इनको चेंज नहीं कर सकते। और जो जेंडर है ये अलग अलग संस्कृतियों में बदल जाता है, कल्चरल टू कल्चरल चेंज होता है। अभी हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो जो हेरिडिटी होता है ये जन्मजात गुण जो माता पिता से मिलते हैं, जो भी गुण हमें पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं वो हेरिडिटी में आ जाता है। जैसे जन्म से फिक्स्ड एट बर्थ टाइम होता है, जैसे जन्म से नीचे स्थिर संरचना होती है कि हमें हमारे बाल कैसे हैं, बालों का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है, तो ये हेरिडिटी में आ जाता है। और इसके की एजेंट्स होते हैं जैसे जीन्स, डीएनए, माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जैसे आंखों का रंग, बालों के प्रकार, त्वचा का रंग, हाइट। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो सभी आ जाते हैं, बाहरी तत्व जो आसपास के प्रभाव से मिलते हैं। जो हेरिडिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको चेंजेबल परिवर्तनीय भी बोला जाता है। और इन्वायरमेंट के एजेंट्स होते हैं फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, मीडिया, कल्चर, फूड। इसके एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे में और ज़्यादा अच्छा सीख रहा है बच्चा, उसको माहौल मिल रहा है। जैसे एक बच्चा है वो जन्मजात क्षमता है उसकी कि उसके अंदर अच्छा गुण है कि वो अच्छा दौड़ सकता है, अच्छा डांस कर सकता है। अगर उसको हम वैसा इन्वायरमेंट देते हैं कि उसको हम अच्छी सी कोचिंग भेजें, वहाँ पे वो डांस सीखे, दौड़ने वाले कंपटीशन लगाए, तो वो और अच्छा सीखेगा। तो वो हम माहौल दे रहे हैं, अगर हम माहौल ना दें तो बच्चे पे उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसीलिए माहौल यानी इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पोषण, आदतें, भाषा, संस्कार ये सब पर्यावरण में ही आते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में बात करते हैं। जो वंशानुक्रम होता है वो पर्यावरण को आधार देता है, जिससे पर्यावरण में विकास होता है। जैसे यदि किसी बच्चे में जन्म से संगीत की प्रतिभा है, लेकिन उसे अभ्यास और सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो उसकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी। जैसे एक बच्चा है उसको गाने का शौक़ है और वो अच्छा भी गाता है, अगर हम उसको एनवायरनमेंट देंगे वैसा और उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, कोचिंग भेजेंगे तो अच्छे से सीखेगा। अगर नहीं भेजेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, उसकी जो प्रतिभा है ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो वंशानुक्रम है विकास का आधार देता है। वंशानुक्रम आधार देता है, पर्यावरण विकास करता है।
दूसरा है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? यानी जो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों मिलके कार्य करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ में बच्चों को अच्छे जीन्स मिलते हैं तो मिलते हैं। जैसे पेरेंट्स में कुछ अच्छी क्वालिटी है वो बच्चे में भी आ गई। अगर हम उसी को ही नर्चर करते हैं तो कैसा इन्वायरमेंट देंगे, जैसे अच्छा भोजन देंगे, एजुकेशन देंगे, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर हम अच्छा भोजन नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो वहीं पर उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसीलिए कहा गया है दोनों यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। नेक्स्ट है वंशानुक्रम क्षमता देता है, पर्यावरण अवसर देता है। किसी बच्चे में खेल की जन्मजात क्षमता हो सकती है, लेकिन कोचिंग, अभ्यास और मैदान का वातावरण उसे खिलाड़ी बनाते हैं। जैसे बच्चा है, उसको स्पोर्ट्स में उसकी जन्मजात से ही अच्छी क्षमता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है। अगर हम उसे कोचिंग भेजें या प्रैक्टिस करवाएं, प्लेग्राउंड में भेजें, उसको अच्छा इन्वायरमेंट में, तो बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि वंशानुक्रम जो है क्षमता देता है, पर्यावरण एक अपॉर्चुनिटी देता है खुद को नर्चर करने का। नेक्स्ट है पर्यावरण वंशानुक्रम के प्रभाव को बढ़ा या घटा सकता है। अब कैसे बढ़ा या घटा सकता है? यदि बच्चा बुद्धिमान है लेकिन उसे तनावपूर्ण वातावरण मिले तो उसे उसका प्रदर्शन खराब हो सकता है। जैसे अगर एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है और वो अच्छा परफॉर्म भी हर जगह कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो बच्चा गंदा इन्वायरमेंट मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, अपने आसपास बच्चा लड़ाई झगड़ा देख रहा है, गालियाँ सुन रहा है, तो बच्चे में भी उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसलिए उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब हो सकता है। इसलिए है कहते हैं कि पर्यावरण वंशानुक्रम के प्रभाव को घटा या बढ़ा सकता है। इसमें क्या कर रहा है, बच्चा का प्रदर्शन खराब हो रहा है तो इसमें घटा रहा है, और बढ़ा कैसे सकते हैं, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देकर। नेक्स्ट है विकास दोनों की संयुक्त क्रिया का परिणाम है। यानी जहाँ भी डेवलपमेंट होगा वहाँ पर विकास और इन्वायरमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर रिजल्ट देंगे। कैसे? एक बच्चा स्वस्थ शरीर लेकर जन्म ले सकता है, लेकिन सही भोजन और देखभाल के बिना वह कमज़ोर हो सकता है। इसमें ये बोला है जैसे एक बच्चा है हेल्दी पैदा हुआ है, अगर हम उसको अच्छा खाना नहीं दे रहे, हेल्दी खाना नहीं दे रहे, उसकी केयर नहीं कर रहे, तो बच्चा जो है बीमार पड़ सकता है, वीक हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम सीमाएं तय करता है, पर्यावरण उन सीमाओं के भीतर विकास करता है। जैसे बच्चे की बुद्धि का स्तर जन्मजात अच्छा हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का माहौल ख़राब होने पर वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको स्टडी का माहौल नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, सीमाएं तय करता है, और जो इन्वायरमेंट है उन सीमाओं के भीतर विकास करता है। नेक्स्ट है दोनों का प्रभाव हर बच्चे पर अलग होता है। यानी कौन किन दोनों का, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव हर बच्चे पर अलग होता है। एक ही परिवार के दो बच्चों का व्यवहार और पढ़ाई में अंतर हो सकता है, क्योंकि उनका अनुभव और वातावरण अलग हो सकता है। जैसे एक ही फैमिली में दो बच्चे हैं, दोनों की स्टडी और व्यवहार में कुछ डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक को अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं और दूसरे को नॉर्मल इन्वायरमेंट मतलब थोड़ा नेगेटिव वाला इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो दोनों के एक्सपीरियंस भी अलग होंगे और इन्वायरमेंट तो अलग है ही। तो दोनों को यानी जो इन्वायरमेंट है दोनों को साथ में रखें तो हर बच्चे पर इसका इंडिविजुअल डिफरेंस पड़ता है। नेक्स्ट है सकारात्मक पर्यावरण विकास करता है। यानी बच्चे को हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे में अच्छा डेवलप होगा। बच्चे को पेरेंट्स और टीचर को प्रोत्साहित करते हैं
तो बच्चे में बच्चा मोटिवेट होगा, आत्मविश्वास अधिक होता है बच्चे में। तभी कहते हैं कि क्लास में जब भी बच्चों को पढ़ाओ तो अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करो ताकि बच्चा मोटिवेटेड फील हो। नेक्स्ट है, नकारात्मक पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। इसमें ये बोला है कि जैसे बच्चा है नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ बच्चा हर जगह लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, तो बच्चा भी मेंटली रूप से कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ देख रहा है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो बच्चे पे भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बोला है घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होने पर बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। यानी जो हम एजुकेशन देते हैं तो बच्चे की इन्वायरमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एक बच्चा सामान्य बच्चा है, मान लो एक सामान्य बच्चा भी अच्छे शिक्षक और अच्छे सही मार्गदर्शन से सक्सेस पा लेता है। कि अगर बच्चा नॉर्मल है, अगर हम उसको अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो वो अच्छे से अपना रिजल्ट प्राप्त कर लेगा। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने कौन कौन से संबंध पढ़े। पहला पढ़ा था जो वंशानुक्रम है आधार देता है, पर्यावरण विकास करता है। जो वंशानुक्रम और पर्यावरण है एक दूसरे के पूरक हैं। थर्ड हमने पढ़ा वंशानुक्रम क्षमता देता है, पर्यावरण अवसर देता है। पर्यावरण वंशानुक्रम के प्रभाव को बढ़ा या घटा सकता है। विकास दोनों की संयुक्त क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम सीमाएं तय करता है, पर्यावरण उन सीमाओं के भीतर विकास करता है। जो वंशानुक्रम और पर्यावरण है दोनों का प्रभाव हर बच्चे पर अलग होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। सकारात्मक पर्यावरण विकास करता है, यानी बच्चे को सकारात्मक इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे में अच्छा डेवलप होगा। नकारात्मक पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। शिक्षा पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। आई होप अब तक मैंने आपको जितना समझाया आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप नाम से पता चल रहा है जिसमें जीन्स की बात हो, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता हो। और जो फिनोटाइप है इसमें फिज़िकल ट्रेट्स आते हैं। जैसे आपको बता देती हूँ, कुछ भी हमें जो फिज़िकल ट्रेट्स देखते हैं, जैसे विजुअल है जो हम देख रहे हैं, बाहरी दिखाई देने वाले गुण होते हैं जो भी बाहर से दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो हम बाहर से देखकर बता सकते हैं। जैसे फिनोटाइप में आप देख सकते हो कि इसमें 3 फ्लावर बन रखे हैं, ऊपर के 2 पर्पल हैं, नीचे का एक वाइट है, तो हम देखकर बता पा रहे हैं ये हमें विजिबल है, तो ये फिनोटाइप में आ जाएगा। किसी का गोरा रंग है, काला रंग है, काले बाल हैं, ये सब जो भी विजुअल अपीयरेंस आ रहा है, बाहरी रूप से दिखाई देने वाला गुण, वो फिनोटाइप में आ जाएगा। और जीनोटाइप में आएगा जो जेनेटिकली मिले हुए हैं, यानी नॉट विजिबल। ये जीन से जुड़ा हुआ होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। जिसमें देखा रखा है बी कैपिटल है, एक बी कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, और नेक्स्ट है दोनों स्मॉल है। यानी हम देख सकते हैं इसमें से एक्स वाई है तो ये पेरेंट्स में से मेल बनेगा, अगर एक्स एक्स है तो ये फीमेल बनेगी। तो जो भी ये जेनेटिक जीन से मिल रहा है वो जीनोटाइप में आता है, और जो बाहरी रूप से अपीयरेंस के हिसाब से जो विजुअल है वो फिनोटाइप में आता है। हमने जो पढ़ा अभी तक एक बार इसको निष्कर्ष कंक्लूड कर लेते हैं कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की संयुक्त क्रिया का परिणाम होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो वंशानुक्रम यानी जो हेरिडिटी है बीज की तरह है, और इन्वायरमेंट है पानी मिट्टी और धूप की तरह है। यानी हमने एक पौधा लगाया, सबसे पहले उसका बीज लगाया तो वो हेरिडिटी है, और हमने इसमें पानी डाला, धूप मिली उस पौधे को प्रॉपर, यानी इन्वायरमेंट मिला तो वो पौधा बढ़ा, तो ये पर्यावरण है। दोनों मिलकर ही पौधों का विकास किए, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ने अपना इक्वल रोल निभाया, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यदि बीज अच्छा हो लेकिन मिट्टी ख़राब हो तो पौधा सही नहीं बनेगा। देखो बीज हमने अच्छा दिया
लेकिन हमने उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया, प्रॉपर धूप नहीं दी, अच्छी मिट्टी नहीं दी, पानी नहीं दी, तो पौधा नहीं बढ़ेगा। तो इसमें किसका कमी दिख रही है? इन्वायरमेंट की। अगर हम दोनों ही अच्छा देते तो पौधा अच्छा बनता। उसी प्रकार बच्चा है, अगर हम उसको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा हेरिडिटी देंगे तो बच्चे में अच्छे से गुण विकसित होंगे। इसी प्रकार अच्छे गुण होने के बावजूद सही वातावरण भी ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।